नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। विधानसभा चुनाव पर रणनीति पर मंथन होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन हो सकता है। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। एमपी छत्तीसगढ़ की चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। चुनाव नजदीक है। आगामी चुनावों को देखते हुए ये कितनी खास अहम बैठक होगी? देखिए, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि चुनाव को बेहद कम समय बच गया है विधानसभा चुनाव को लेकर। और प्रत्याशी चयन से लेकर तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो जो है वो पार्टियां लगातार इस पे स्ट्रेटेजी पे मंथन कर रही है। कांग्रेस की अपनी तैयारियां हैं, बीजेपी की भी अपनी तैयारी है। और बीजेपी के लिए तैयारी और भी ज़्यादा अगर हम बात करें इस बार, चूँकि विपक्ष के तौर पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी है, तो यहाँ पर और केंद्र में जो है वो बीजेपी है। तो दोनों ही जगह कैसे किस तरीके से जो है वो तैयारियां की जा सकती है। और खासतौर पे विधानसभा चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो क्या रणनीति होगी, क्या प्रत्याशी चयन को लेकर किस तरह की प्रक्रिया होगी। दावेदार जो है वो जब आवेदन लेकर आएंगे तो उनके आवेदन को सेलेक्ट करने की क्या प्रक्रिया होगी। और आने वाले समय में बूथ से मंडल से लेकर जो है वो जिला स्तर तक के और प्रदेश स्तर पर क्या तैयारी होनी चाहिए, इस पर मंथन किया जाएगा। क्या मुद्दे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या किन चेहरे क्या होगा। लगातार पिछली बार जो है जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो बीजेपी ये सवाल करती थी कि आपका दूल्हा कौन है, बारात सज गई है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री आए तो वो सभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे तो यही सवाल कांग्रेस से करते थे। आज वही स्थिति जो है वो बीजेपी की हो गई है। बीजेपी ये नहीं बता पा रही है कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। हालांकि अब बीजेपी ये कह रही है कि चुनाव के नतीजों के बाद में जो है वो कैंडिडेट जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर हम कैंडिडेट जो है वो किसी को सीएम कैंडिडेट बनाएंगे। तो लेकिन सवाल क्या इसी स्ट्रेटेजी पे चलेगी। दूसरी बात अगर हम बात करें कि और राज्यों में जो बीजेपी के नतीजे रहे हैं पॉजिटिव नतीजे, तो क्या उस स्ट्रेटेजी के साथ ही जो है वो छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा जाएगा। ये तमाम ऐसे मसले हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो प्रत्याशी क्या पुराने जो चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, या फिर ये बात कही जा रही थी कि नए चेहरों को सबसे ज़्यादा जो है वो मौका दिया जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बीजेपी छत्तीसगढ़ बीजेपी के भीतर भी एक गुटबाजी की बात कही जाती थी, खेमेबाजी की बात कही जाती थी। तो कौन से खेमे को जो है वो इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, या फिर ये तमाम इन खेमों को खारिज करने के बाद में एक नए तरीके से जो है वो चेहरे सेलेक्ट किए जाएंगे मौजूदा समय की ज़रूरत के हिसाब से। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर मंथन होगा। जी ठीक। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। लगातार रंजना भी जुड़ी हुई हैं। रंजना, केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होने जा रही है। कितनी खास ये बैठक होगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण से मान सकते हैं। जी ऋतु, चुनावों के लिहाज से तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक। और महत्वपूर्ण इसलिए भी कही जाएगी क्योंकि इसमें आगामी चुनावों को लेकर जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। और खास करके जो जनप्रतिनिधियों की रिपोर्ट है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी का इस बार जो लक्ष्य है वो ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करना और खास करके
बीते चुनाव में जिन सीटों पर उनको हार मिली थी उन सीटों पर ज्यादा फोकस है और वहां पर किस तरीके से अभी जनप्रतिनिधि एक्टिव हैं, जनता के बीच में किस तरह से योजनाएं पहुंच रही हैं और जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे थे उस योजनाएं जनता तक किस तरीके से पहुंच रही हैं, समस्याएं अगर आ रही हैं तो उनका समाधान कैसे किया जा रहा है और आगामी चुनावों को लेकर जो रणनीति है वो भी तैयार होगी और जो एक तरह से तमाम जो विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं उनको लेकर क्या कुछ स्थितियां अभी फिलहाल बन रही है इसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी क्योंकि प्रदेश में चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए ऋतु तो अब जल्द ही जो उम्मीदवार हैं उनकी नाम भी घोषित किए जाएंगे। इसको लेकर हर तरीके से हर एक बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और आने वाले दिनों के लिहाज से जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी और फिर उसी रणनीति के हिसाब से प्रदेश में चुनावों को लेकर काम किया जाएगा जिसमें वोट प्रतिशत बढ़ाना है, बूथ को मजबूत करना है और जो हारी हुई सीटें हैं उन पर एक अलग तरह का टारगेट लेकर चलना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आप दोनों का ही। ममता, आप लगातार बने रहिएगा, आपके पास फिर मैं लौटूंगी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में फैसला, दावेदारों को लेकर आगे चर्चा की जाएगी। शैलजा ने कहा है 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक में आवेदन लिए जाएंगे। 24 अगस्त तक ब्लॉक की मीटिंग संपन्न होगी। 1 से लेकर 5 नामों का पैनल बन सकता है। 26 अगस्त को सभी आवेदन पीसीसी में जमा होंगे। 29 अगस्त तक पीसीसी जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होगी। 5 नामों का पैनल 31 अगस्त तक पीसीसी में जमा होंगे। उम्मीदवारों के चयन पर कुमारी शैलजा का बयान आया है। पार्टी और नेतृत्व के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। चुनौती नहीं है लेकिन दावेदारों को ब्यौरा देना होगा। स्क्रीनिंग कमेटी तक दावेदारों की सूची जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक के बाद फैसला होगा। प्रत्याशियों की सूची को लेकर शैलजा का बयान आया है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पहली लिस्ट जारी होगी। कि 2 चीज़ होनी चाहिए, निष्ठा पार्टी के प्रति, नेतृत्व के प्रति, और दूसरा विनेबिलिटी, जीतना और पार्टी के प्रति, नेतृत्व के प्रति निष्ठा। अभी हमने जो बात की है, शुरुआत में आवेदन लेने हैं। आवेदन केवल और केवल, ये मीडिया नोट कर ले और आपके माध्यम से सब लोगों तक पहुंच जाएगी ये बात, केवल और केवल ब्लॉक्स में आवेदन दिए जाएंगे। हम लोग कोई आवेदन नहीं लेंगे। 31 तारीख तक सब आवेदन पत्रों के साथ पीसीसी में जमा करवा देंगे। 31 तारीख आखिरी तिथि होगी। देखते हैं, प्रयास करेंगे। ये एक बार हमारे पास आने दीजिए, स्क्रीनिंग कमेटी भी आएगी, सब बैठकर फैसला करेंगे। प्रयास होगा कि कुछ नाम हम पहले। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, प्रत्याशियों की सूची को लेकर के कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए कुमारी शैलजा ने बताया चुनाव समिति की बैठक के बाद में कि किस तरीके से जो है वो कब तक के आवेदन जमा किए जा सकते हैं और 31 अगस्त तक के आवेदन जो है वो जमा किए जा सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो उनसे ये सवाल किया गया था कि दावेद उम्मीदवारों की अगर सूची लंबी होगी तो क्या एक बड़ी चुनौती होगी, तो इस पर उन्होंने साफ कहा कि देखिए चुनौती कोई नहीं है, सभी को अपना ब्यौरा देना पड़ेगा और उस ब्यौरे के आधार पर जो है स्क्रूटनी कमेटी छटनी करेगी और छटनी के आधार पर पीसीसी के पास जाएगा और उसके बाद में ऊपर एआईसीसी के पास भेजा जाएगा। तो अब अगर हम बात करें तो जिस बात का इंतजार था, एक तरह से कहें कि लगातार दावेदार पहुंच रहे थे। जिलेवार बैठक जब कुमारी शैलजा ले रही थी राजीव भवन में, जिले के लोगों से मुलाकात कर रही थी, तो लोग अपना आवेदन भी लेकर आ रहे थे और हमने दिखाया था कि किस तरीके से जहां पर मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं वहां के लोग भी अपना बायोडाटा लेकर आए हुए थे कि हम जो है आने वाले समय के लिए बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं। समाज के लोग अपने लोगों को लेकर आए हुए थे और 6-6, 7-7 जिस तरह से हमने दिखाया था कि बलदा बाजार से 12 लोग अपना आवेदन लेकर आए हुए थे, एक साथ आए हुए थे। हम में से किसी एक को भी जो है हम दावेदार के रूप में भी उम्मीदवार जो है वो मान सकते हैं। तो इस तरह के, और साहू समाज से ही आए थे, जबकि वहाँ पर शकुंतला साहू जो है वो विधायक हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी नज़र आई थी। तो अब तो ये कहा गया है कि ब्यौरा जो है पूरा देना पड़ेगा और उसके बाद में सेलेक्ट किया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें स्पष्ट हो गई है। जो दावेदार है उनके लिए भी स्पष्ट हो गया है कि आवेदन कैसे जमा करना है और आवेदन को लेकर जो भेजने की जो प्रक्रिया है, आवेदन जमा करने की, वो अपनी दावेदारी पेश करने की, उसके तमाम रूल्स और क्या होंगे और किस तरीके से जो है वो आवेदन छांटे जाएंगे। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो एक तरीके से और भी ज़्यादा चुनाव के करीब जो है वो तैयारियां हो गई है। अब 31 अगस्त तक के प्रत्याशी अपना आवेदन भेजेंगे और उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। और इस बीच अगर हम बात करें तो ब्लॉक से लेकर जिलों तक के लगातार कुमारी शैलजा बैठकें भी लेंगी। कांग्रेस ने अपना सर्वे कराया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब लगातार भेंट मुलाकात के लिए जा रहे थे तो वो न केवल लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे थे बल्कि जनप्रतिनिधियों की जानकारी भी ले रहे थे और फीडबैक भी उनके पास में था और ये फीडबैक भेजा भी गया है। तो वो एक फीडबैक है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ब्लॉक स्तर से भी और बूथ स्तर तक से भी जो है वो जानकारी ली जा रही है। उपचुनाव के समय जिन लोगों ने दिन रात पसीना बहाया था वो चेहरे भी सामने हैं। इसके अलावा जो अभी तक के डेडिकेशन के साथ पार्टी के साथ मौजूद रहे, जिन्हें पिछली बार टिकट नहीं मिल पाया था, वो चेहरा भी सामने है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उनका एनालिसिस करने के बाद एक तरह से कह सकते हैं कि प्रत्याशी चयन किया जाएगा। लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, इस बार जिस तरह की चीज़ें आ रही है, चूँकि AICC ने उदयपुर में जो चिंतन शिविर किया था उसमें भी जो है वो निर्धारित किया था, एक निर्णय लिया था कि 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को संगठन से लेकर सत्ता में जगह दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर इस समय अगर हम बात करें टिकट को लेकर भी जो चेहरे होंगे वो 50% चेहरे ये माना जा सकता है कि युवा चेहरे होंगे, 50 साल से कम उम्र के होंगे। क्योंकि बीजेपी की भी जो स्ट्रेटेजी जो सामने आ रही है वो ये है कि वो बीजेपी नए फ्रेश चेहरों को और यूथ चेहरों को मौका देना चाहती है। तो जाहिर तौर पर उसके आधार पर भी कांग्रेस सोचेगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए ममता। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। बेटे ने बुजुर्ग मां पर चाकू से हमला किया है। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। MY अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी बेटा फरार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। तो बेटे ने बुजुर्ग मां पर हमला किया है, चाकू से हमला किया है। महिला की हालत फिलहाल नाजुक है। MY अस्पताल में इलाज चल रहा है महिला का। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बुजुर्ग मां पर बेटे ने हमला किया है चाकू से, आखिर क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की घटना है। नशे का आदी उनका जो बेटा है, जो आरोपी है, वो नशे का आदी है। नशे के लिए पैसा मांग रहा था, मना करने पर अपने मां पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगी है। फिलहाल इस वक्त MY अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। स्थिति नाजुक बनी हुई है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अन्नपूर्णा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की अब तलाश की जा रही है। चाकू मारने के बाद बेटा वहां से फरार हो गया था। जो परिवार के दूसरे सदस्य गंभीर स्थिति में बुजुर्ग शांतिबाई को लेकर अस्पताल पहुंचे और इस वक्त वहां पर उनका उपचार चल रहा है। लेकिन नशे के लिए पैसा मांग रहा था, पैसा देने से मना किया तो चाकू से अपनी ही मां पर हमला कर दिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। श्योपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य विभाग की टीम पर हमला हुआ है। रेत माफिया ने हमला किया। ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए माफिया। विजयपुर नगर के गांधी पार्क के पास का यह मामला है। 20 से 25 आरोपियों ने घेर कर हमला किया है। क्यों? वो फोन कर रहा होती। क्यों? वो फोन कर रहा। ज्यादा जानकारी के लिए दीपक दंडोतिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और आए दिन हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह के हौसले बुलंद रेत माफियाओं की बात करें तो लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। बनमले पर लगातार इस तरह के हमले होते रहे हैं। पहले भी ये रेत माफिया बीजापुर इलाके में एक ASI पर हमला कर चुके हैं। उस मामले में कार्रवाई हुई थी, लेकिन जिस तरह की सख्ती बरतनी चाहिए उस तरह की सख्ती
नहीं देखने को मिल रही है। खास बात यही है कि जिले में रेत की एक भी बेहद खदान नहीं है, फिर भी जो चंबल नदी है, पार्वती नदी है, वहां से रेत माफिया के लोग लगातार रेत का अवैध उत्खनन बड़े स्तर पर कर रहे हैं। जिला मुख्यालय की बात करें या दूसरे इलाके में खुलेआम रेत के ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर तक सड़कों पर दौड़ रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी पुलिस की भी बनती है, लेकिन पुलिस इस मामले में सख्त एक्शन नहीं लेती है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जब भी आरोप लगते हैं पुलिस पर, रेत माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगते हैं। अब वन विभाग के जो मैदानी अमला है, कर्मचारी हैं, रेंजर है, इन पर हमला हुआ है। विजयपुर इलाके में जब हमला हुआ था तो विजयपुर थाने से कुछ ही दूरी पर यह हमला हुआ है। इसके बावजूद पुलिस बल मौके पर नहीं पहुंचा। अब वन कर्मियों ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि पुलिस इस मामले में कड़ा एक्शन ले, क्योंकि पहले भी जब भी वन हमले के शिकार होने के बाद में पुलिस के पास कंप्लेंट लेकर पहुंचता है तो हर बार एफआईआर देरी से की जाती है। जो आरोपी हैं उन पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाता। जिन वाहनों को वो छीन करके फरार हो जाते हैं उन्हें जब्त नहीं किया जाता। तो इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धमतरी से बड़ी खबर की बात करते हैं। नहर में बांध का पानी आने के बाद बच्चों का जानलेवा स्टंट देखने को मिला है। 20 फीट गहरे और पानी के तेज बहाव में बच्चे छलांग लगा रहे हैं। 2 दिन पहले रुद्री बैराज में डूबने से एक बच्चे की मौत भी हुई थी। बच्चों के खतरनाक स्टंट पर किसी का ध्यान नहीं है। ये बच्चों के स्टंट की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। धमतरी की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नहर में बांध का पानी आने के बाद बच्चों का ये जानलेवा स्टंट आप देख सकते हैं। 20 फीट गहरे पानी के तेज बहाव में बच्चे छलांग लगा रहे हैं। बता दें 2 दिन पहले रुद्री बैराज में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चों के खतरनाक स्टंट पर किसी का भी ध्यान नहीं है। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। डूबने से 3 युवकों की मौत हुई है। तीनों के शव निकाल लिए गए हैं। पिकनिक मनाने के लिए युवक गए हुए थे। महाराष्ट्र, यूपी और भिलाई के रहने वाले हैं ये मृतक। सोमानी थाना के मनगटा पत्थर खदान की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। गरियाबंद से बड़ी खबर है। दंतैल हाथियों ने उत्पात मचाया। खदराही में दंतैल हाथी का आतंक देखने को मिला है। एक घर को नुकसान पहुंचाया। बाल बाल बच्चे, घर के लोग। वन विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। आसपास के 20 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। पेंड्रा से बड़ी खबर है। मरवाही के दानी कुंडी पहुंचा है हाथियों का दल। हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। किसान भीमसेन पाप के घर को हाथियों ने तोड़ दिया है। 1 साल में 4थी बार हाथियों ने घर को तोड़ा। वन विभाग ने लोगों से अपील भी की है। लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की गई है। अब बात करेंगे इंदौर पुलिस के एक अनूठी पहल की, जो अब रंग भी ला रही है। दरअसल पुलिस ने 2003 में बाल मित्र केंद्र बनाया था, जहां पुलिसकर्मी पुलिस थाने में ड्यूटी के बाद टीचर बन जाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर चौक डस्टर लेकर पढ़ाने लगते हैं। इस बाल मित्र केंद्र में स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को अपराध की दुनिया में जाने से रोककर देश का जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है और उनका ये प्रयास सफल भी हो रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे काम करता है बाल मित्र केंद्र। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते ये बच्चे और फिर क्लास में पढ़ाई करते बच्चे
ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं बल्कि इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल है, जिसमें स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को कंप्यूटर से लेकर कई विषयों की जानकारी दी जाती है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से कोई टीचर नहीं आता, बल्कि पुलिस की ड्यूटी करने के बाद पुलिस ही इनको पढ़ाती है, ताकि ये बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सकें और अपराध की दुनिया में जाने से बचें। पुलिस जोन 4 के छतरीपुरा पुलिस थाने में ये बाल मित्र केंद्र संचालित हो रहा है। थाने में ही बच्चों को सामान्य ज्ञान, बेसिक अंग्रेजी, पर्यावरण जागरूकता, बैंकिंग, स्वच्छता और बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों की फीस भी पुलिस ही देती है। फिलहाल हवलदार संजय राठौर इस केंद्र पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे बताते हैं कि बाल मित्र केंद्र की स्थापना 2003 में हुई। इस केंद्र से स्लम एरिया में रहने वाले करीब 3000 बच्चे ट्रेंड होकर निकले हैं, जो अपना करियर बनाकर जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। बाल मित्र केंद्र की स्थापना वर्ष 2003 में हुई और छतरीपुरा पर वर्ष 2005 से अभी तक निरंतर नियमित 365 दिन प्रतिदिन शाम को 4 बजे से शाम को 7 बजे तक संचालित हो रहा है। इसमें ऐसे उपेक्षित बच्चे जो अपराधों की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, उनको हम यहाँ पे लाते हैं और मित्रवत माहौल में हमारे 6 सब्जेक्ट है: नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण एवं हेल्थ, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इंग्लिश, राष्ट्र प्रेम एवं सांस्कृतिक मूल्य। इन विषयों के साथ हम इन बच्चों को 1 वर्ष तक पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर पुनः नए बच्चों का एडमिशन लेते हैं और इन बच्चों की निगरानी जब तक करते हैं तब तक ये किसी अच्छे कार्य से न जुड़ जाएं। बाल मित्र केंद्र में बच्चों के लिए चिल्ड्रन बैंक भी, जिसमें 1 रुपये से खाता खोला जाता है। इस बैंक से बच्चों को किताबें खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। बैंक का उद्देश्य बच्चों में बैंकिंग के काम की समझ पैदा करना और जागरूक करना है। केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए व्यक्तित्व विकास और करियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था है। समय समय पर यहाँ शिक्षाविद और एजुकेशन काउंसलर भी बुलाए जाते हैं, जो बच्चों के सवालों के जवाब देकर उन्हें करियर बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी खुश हैं। नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, राष्ट्र प्रेम, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर। और क्या गतिविधियाँ होती हैं यहाँ पे? खेल खिलाते, पढ़ाई कराते। यहाँ से पढ़ के आप क्या बनना चाहोगे? क्रिकेटर। क्या नाम है आपका? तुषार छोलेवंश। हाँ, खेल खिलवाते, कंप्यूटर चलवाते और नए क्या बनना चाहते हो यहाँ से पढ़ लिख करके? मैं संजय सर जैसा एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। छोटे छोटे बाल बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। केंद्र में कई अपराधियों और कैदियों के बच्चों को पढ़ाकर जिम्मेदार नागरिक बनाया गया है, जिससे वे अपने परिजन की तरह अपराध की दुनिया में ना जाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अपनी नौकरी या व्यवसाय कर जिंदगी जी सकें। कई बच्चे प्राइवेट सेक्टर जैसे IT कंपनीज, बैंक आदि में काम कर रहे हैं। हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18, इंदौर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। संदेश का किया वाचन, सभी को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। कोरबा में सांसद ज्योत्सना महंत ने स्वतंत्रता दिवस पर किया ध्वजारोहण, ली परेड की सलामी। CSEB फुटबॉल मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन।